साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि देश में काफ़ी हलचल हो रही है। एक तरफ बंगाल वायलेंस है, एक तरफ तमिलनाडु की डीएमके सरकार बोल रही है कि हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, यानी कि वो चाहते हैं कि तमिलनाडु को ऐसा कर दिया जाए जैसा कभी कश्मीर हुआ करता था धारा 370 के टाइम पर, वैसा वो चाह रहे हैं। याद कीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया था तमिलनाडु के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में आप देखोगे कि बंगाल के बाद अगर ये लोग कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो वो तमिलनाडु होगा। तो आने वाले समय में आप देखना ये चीज़ें आपको और ज़्यादा होती हुई दिखाई देंगी। दूसरा जो मुद्दा चल रहा है देश में, वो चल रहा है जुडिशरी को लेकर के, यानी हमारी न्यायपालिका को लेकर के। आपको पता है कि हमारे देश में जो संसद है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है आपकी लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है हमारे राष्ट्रपति जी। अगर कोई भी बिल कानून बनता है तो दोनों सदनों से पास होता है, फिर राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। इस चीज़ की समीक्षा करने के लिए कि कहीं ये संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तो वायलेट नहीं कर रहा, इस चीज़ का जो परीक्षण है वो करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका। हो ये रहा है कि पिछले लंबे समय से न्यायपालिका कुछ ऐसे फैसले दे रही है, कुछ ऐसी बातें कह रही है जिसको सुनने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई न्यायपालिका विधायिका के कामों में या कार्यपालिका के कामों में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कामों में कुछ ज़्यादा ही दखल दे रही है और एक जुडिशियल ओवररीच हो रही है। ओवररीच का मतलब कुछ ज़्यादा ही आप दखलंदाजी दे रहे हैं। हालांकि आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 ये कहता है कि जो न्यायपालिका है वो अपने हिसाब से किसी भी बात को कह सकती है और उसे लगता है कोई चीज़ अगर ठीक नहीं है तो अपना वो डिस्क्रिशन उस पर दे सकती है। इस चीज़ को लेकर के कल जगदीप धनखड़ जी ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका आर्टिकल 142 को एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह यूज़ कर रही है, जब चाहे तब उसके नाम पर हमको धमकी दे देती है। कल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जुडिशरी के ऊपर काफ़ी कुछ बोला है और तब से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। अब ये क्यों बोला, इसको लेकर के 2 केसेस आपके सामने मैं आज रखने जा रहा हूँ। पहला केस है तमिलनाडु वाला। तमिलनाडु में क्या हुआ था कि तमिलनाडु की डीएमके की जो सरकार है वो लंबे समय से कई सारे बिल्स अपनी असेंबली से तो पास करा देती थी, उसके बाद उन बिल्स को जाना होता था गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर जब उस पर हस्ताक्षर कर देते थे तो वो कानून बन जाता, कायदा यही कहता है। लेकिन गवर्नर साहब के पास अधिकार होता है कि वो अगर चाहें तो किसी बिल को कुछ समय के लिए अपने पास रख लें, उसके बाद उस पर अपना जो है फैसला दें, या हो सकता है हमेशा के लिए रख लें, जैसे पॉकेट वीटो होती है। तो ये उनके पास है अधिकार और उसी के तहत उन्होंने लगभग 8 से 10 बिल ऐसे थे जो उन्होंने अपने पास रख लिए थे, उस पर कोई भी अपना डिस्क्रिशन नहीं दिया। और बाद में जब ज़्यादा प्रेशर बनने लगा तो उन्होंने उन बिल्स को राष्ट्रपति जी को दे दिया, जो कि हमारे गवर्नर कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी ने भी उन बिल्स को अपने पास रख लिया और उन पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया। तो बाद में ये मुद्दा अदालत में ले जाया गया और अदालत का कहना ये है, अभी 5 दिन पहले फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि हम कह रहे हैं राष्ट्रपति हो या गवर्नर, उनको 3 महीने के अंदर अंदर फैसला देना होगा। आप बिल्स को ऐसे अपने पास पॉकेट में डाल के नहीं रख सकते कि आप उस पर कोई निर्णय ले ही नहीं रहे हैं। कोर्ट में ये जो फैसला दिया गया, ये 2 जजेस की बेंच ने दिया। हैरानी की बात ये, और इसे मैंडमस कहा जाता है। रिट होती है, रिट में एक मैंडमस होती है। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, हम कह रहे हैं ऐसा। तो सबसे बड़ी बात ये है, इस पर लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति इस देश के मुखिया होते हैं, उनको इम्यूनिटी प्राप्त होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इन सब से। राष्ट्रपति को भी होती है, गवर्नर को भी होती है कि इनके कार्यकाल के दौरान इन पर कोई किसी तरह का दखलंदाजी नहीं कर सकता, इन पर केस भी नहीं चल सकता। वो सब होने के बावजूद 2 जजेस की बेंच ऐसा फैसला दे रही है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा करना ही होगा। मान लो राष्ट्रपति किसी काम से बाहर दौरे पर गए हुए हैं या किसी इमरजेंसी में वो टैकल कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो सारे काम छोड़ें, पहले बिल पर अपना एसेंट दें जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का पालन हो सके। इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस लोगों में है। अब इस बात को लेकर के कई लोग नाराज हैं और लोगों का कहना यह है कि अगर कोर्ट वास्तव में ये चाहती है कि राष्ट्रपति और गवर्नर के पास जो शक्तियां हैं या जो इम्यूनिटी है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, तो एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो हो जिसमें 5 जजेस मिनिमम बैठते हों। अमूमन 7 जज बैठने चाहिए या बैठते हैं, लेकिन 5 भी बैठ जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाएगी वो, जो आर्टिकल 145 भी कह रहा है। तो अगर 5 जजेस की बेंच बोलती, 7 जजेस की बेंच बोलती तो समझ में भी आता। अब कोर्ट अपने आप को इतना ज़्यादा सुपीरियर दिखाने लगा है कि 2 जजेस की बेंच भी ऐसे फैसले दे रही है जिसमें राष्ट्रपति को भी रडार में ले लिया गया। इस बात को लेकर के चर्चा है और जगदीप धनखड़ जी ने कल इस बात पर भी चर्चा करी। हालांकि मैंने जैसा कि आपको एक रील में बताया था, एक शॉर्ट्स में बताया था कि जो सरकार है इस समय हो सकता है जुडिशरी को लेकर के कुछ बड़े रिफॉर्म्स लेकर के आ जाए। मैंने आपको उस रील में ये भी बताया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं राष्ट्रपति जी से अचानक जाकर के मिले हैं
उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया है। वेडनेसडे को जो सरकार की मीटिंग होती है अपने मिनिस्टर्स के साथ, उसको भी टाल दिया गया है। अचानक से जेपी नड्डा के घर में कुछ मंत्रियों का आना होता है, कुछ बातचीत होती है। अमित शाह ने अपने एक हफ्ते के दौरे टाल दिए हैं, जितना भी होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल वर्क है उसे टाल दिया है। तो लोग कह रहे हैं कि साहब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, तो उसके चांसेस तो बहुत कम है। मैंने जैसा कि रील में बताया था, हो सकता है या तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर कुछ होने जा रहा हो, या हो सकता है कि सरकार जुडिशरी में कोई बड़ा रिफॉर्म लाने वाली हो। तो ये एक मसला मैंने आपको तमिलनाडु के गवर्नर और जो उनका मेंडमस उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा मुद्दा है कल वक्फ का। वक्फ को लेकर के कई लोगों ने पिटीशन डाली कोर्ट में, और ये उन्होंने कहा कि इस पे बारे में दोबारा विचार होना चाहिए और इसे रद्द कर देना चाहिए। ऐसे 70 से ज़्यादा लोग हैं जो एमपीज़ हैं, सांसद हैं, कुछ मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन सब ने कोर्ट में एक तरीके से पिटीशन डाली कि हमारी सुनवाई करी जाए और उस कानून को हटाया जाए। आप जानकर के हैरान होंगे कि कोर्ट ने उनको स्वीकार लिया। हालांकि अब 70 पिटीशंस पर एक साथ तो सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा इनमें से कोई 5 तय कर लो, हम उस पर अपनी राय दे देंगे, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। 5 चुने गए, उन पर डिस्कशन भी होने लगा। अब इस बात पर प्रश्न उठता है कि जब पहला पुराना वाला वक्फ कानून चल रहा था तो कई बार ऐसा हुआ कि हिंदूज़ ने या हिंदूज़ के वकीलों ने जाकर के कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि ये जो ड्रैकोनियन लॉ है ये हमारी ज़मीनें हड़प रहा है, इसके बारे में न्यायालय को पुनर्विचार करना चाहिए। तब न्यायालय ये कह देती थी कि सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाओ, लोअर कोर्ट में जाओ, तब आओ ऊपर। और जब ये इसके जो जितने भी अपोजिशन वाले गए हैं या वक्फ मेंबर गए हैं या मौलाना जितने भी गए हैं, तो उसने तुरंत सुन लिया। तब ये नहीं कहा कि तुम लोअर कोर्ट में जाओ। इस पर भी लोगों का ऐतराज़ है। उसके बाद कोर्ट ने कल ये कहा कि सरकार कह रही है, जो कानून अभी आया है, जो अमेंडमेंट आया है, उसमें सरकार ये कह रही है कि वक्फ यूज़र, यानी कि जो आदमी किसी जगह पर पहले से कुछ धार्मिक क्रियाएं कर रहा है और उस इंसान को लगता है कि वो जगह उसकी हो गई है या वक्फ की हो गई है, तो वो वक्फ की हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके घर में आपका दोस्त आता है और पिछले कुछ दिनों से आकर के लगातार नमाज़ पढ़ रहा है, आपसे मिलने आता है, उस बहाने नमाज़ पढ़ रहा है, उसका टाइम हो गया। अब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक ऐसा करता रहा। उसके बाद उसे लगा कि यार ये तो मैं से यूज़ कर रहा हूँ ज़मीन को, ये तो मैं धार्मिक क्रियाओं में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वक्फ ऑफ यूज़र हो जानी चाहिए, यानी कि अब तो ये वक्फ के नाम हो जानी चाहिए। तो वो जाकर के वक्फ बोर्ड में अपील करेगा कि भाई ये ज़मीन मेरे धार्मिक क्रियाओं के काम आ रही है, इसलिए इसे वक्फ कर दिया जाए। तो वो वक्फ बोर्ड का एक आदमी आएगा, आकर के कहेगा आपसे कि जो आपका घर है ये आज से वक्फ प्रॉपर्टी हुई। आप कहोगे कि नहीं, ऐसे कैसे हो गई, मेरे पास कागज़ हैं, ये देखिए। वो कहेगा आपके कागज़ से कुछ नहीं होता, वक्फ प्रॉपर्टी है तो है। आप कहोगे मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो आप जान करके हैरान हो गए, कांग्रेस सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के आई थी जिसके तहत सेक्शन 40 ये कहता है कि कभी भी आकर के कोई आपसे ये कहे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते, ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। आपको एक विशेष ट्राइब्यूनल में, विशेष प्राधिकरण में जाना पड़ेगा जो इसी तरह के केसेस सुनता है, और उसमें जो जज होगा वो भी इन्हीं का कोई आदमी होगा। तो जब कांग्रेस ये अमेंडमेंट लेकर के आई थी तब कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, तब शायद कोर्ट को नहीं लगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन जब अब सरकार बदलाव करके लाई है ये मोदी सरकार, तो मोदी सरकार का कहना ये है कि अब आप कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे जाना है। तो इस पर जो है आपत्ति है कई लोगों को। दूसरा, सरकार ने ये कहा है कि पहले वाले लॉ में कोई भी वक्फ का आदमी आता था, कह देता था कि उसको लगता है कि ये ज़मीन वक्फ की है तो वक्फ की हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये डीएम तय करेगा उस जिले का कि वक्फ की ज़मीन है या नहीं है। इस पर कोर्ट कह रही है कि डीएम तो जनरली सरकार के फेवर का होता है, तो ऐसे में तो डीएम जो है सरकार के फेवर में भी फैसला दे सकता है, तो आप इस चीज़ को क्यों लागू कर रहे हैं। तो भाई माना कि डीएम वाला जो पॉइंट कोर्ट ने बोला वो सही है, पर जो पहले वाला क्लॉज था वो कितना सही था ये भी बताया कोई। अब तीसरी बात पे आइए, कोर्ट का कहना यह है, वो जो वक्फ ऑफ यूज़र या बाई यूज़र है उसमें सीन क्या था। कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट कह रही है कि अगर कोई ज़मीन है, कोई मस्जिद है जो वक्फ की ज़मीन है, अब सरकार जाकर के कहे कि ये वक्फ की ज़मीन आपने हथियाई है गलत तरीके से, तो वो मस्जिद सिद्ध नहीं कर पाएगी कि गलत तरीके से हथियाई है या जेन्युइन है, क्योंकि उसके पास कागज़ नहीं है। तो कोर्ट का कहना यह है कि कई ऐसी ज़मीनें हैं, कई ऐसी मस्जिदें हैं जो 100 साल 200 साल पुरानी हैं, हो सकता है कि वो जेन्युइन वक्फ हो और उसके पास कागज़ ना हो, तो सरकार ये कैसे तय करेगी कि इसने कब्जाई है, जेन्युइन नहीं है। तो कोर्ट का कहना है कि उस बेचारे के पास कागज़ नहीं है, वो कैसे सिद्ध कर पाएगा। तो इसलिए
आप इस चीज़ को थोड़ा सा विचार करें, कोर्ट का कहना ये है। अब आप लोग एक बात बताइए कि कोर्ट ये कह रही है कि ठीक है अगले आदमी के पास कागज़ नहीं है तो इसलिए उसको फेवर दे दो कि ठीक है तेरे पास ज़मीन है, वो वक्फ की जेन्युइन ज़मीन है ना। पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब ऐसा क्यों हुआ था कि ये कागज़ मांगे गए कि दिखाओ, कागज़ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, राम कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए। तब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जाकर के एक एक जो जितने भी हमारे ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं, चौपाइयाँ हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, सब जाकर के बताए थे, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ी थी। तो मतलब राम जी जो हज़ारों साल पहले पैदा हुए, उनके बारे में सारी चीज़ें चाहिए, लिखित दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। कहा ये तक जाता है कि कई बार मसला इतना हो गया था कोर्ट में कि कोर्ट ने ये तक कहा, या शायद विपक्ष ने कहा था कि राम जी को प्रस्तुत किया जाए कोर्ट में। तो तब वो वाला स्टैंड था। और आज आप कागज़ ना होने पर फेवर दे रहे हैं मुसलमानों को। पहले कागज़ नहीं थे तो आप फेवर अगेंस्ट में थे हिंदुओं के। यानी राम मंदिर के केस में आपको कागज़ चाहिए ही चाहिए, तभी आप मानोगे कि वो राम मंदिर की ज़मीन है। और यहाँ पर आपके पास मुसलमानों के पास कागज़ नहीं है तो आप कह रहे हो कि कागज़ नहीं, बेचारे वो कैसे सिद्ध करें, तो उनको ही रहने दो। तो कोर्ट ने इस तरह के कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, जिस पर जो अटॉर्नी जनरल थे तुषार मेहता जी, जो सरकार की तरफ से केस लेकर के गए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है कोर्ट जी, हमें आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम करते हैं इसमें कुछ व्यवस्था। हालांकि सरकार को शायद ऐसा लग रहा था, या कहें कि अटॉर्नी जनरल को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट इस पर स्टे लगा दे। तो इससे पहले कोर्ट स्टे लगाए, अपन ही तारीख मांग लेते हैं। तो तारीख मांग ली है। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं अभी खन्ना साहब, वो 12 मई को रिटायर हो रहे हैं और 5 मई को सुनवाई होनी है। तो जहाँ तक उम्मीद है अपने रिटायरमेंट से पहले वो सुनवाई करके ही जाएंगे, फाइनलाइज़ करके ही जाएंगे वक्फ बिल को। पर देखना ये है कि किस दिशा में ये जाता है। ऐसे ही एक केस और बताता हूँ आपको जुडिशरी से संबंधित। अभी आपने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे यशवंत वर्मा जी, वो कहीं मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो पता चला कि उनके घर में आग लग गई। तब दमकल की गाड़ियां गईं तो उनके घर में जब आग बुझाई तो पाया कि कई सारे नोटों के बंडल भी उस आग में जल गए थे। और बताया जाता है करीब 15 करोड़ रुपए उनके घर पे एज अ कैश या अन्य चीज़ों के रूप में रखे हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि जज के पास इतना पैसा कहाँ से आया। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद फिर FIR हुई होगी, पुलिस आई होगी, जांच चल रही होगी, उनको बर्खास्त कर दिया होगा। तो ऐसा नहीं है साहब। उन जज साहब को दिल्ली हाई कोर्ट से हटा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो अभी भी जज के पद पर बने हुए हैं। दूसरा, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई। तीसरा, वो जो जांच पुलिस को करनी चाहिए कायदे से, वो पुलिस नहीं कर रही है। वो न्यायालय ने अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बनाई है, वो उसकी जांच कर रही है। अब इसको क्या कहेंगे आप। इस पर भी प्रश्न उठाया कल जगदीप धनखड़ जी ने। तो जो मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ ये सब वो पॉइंट्स हैं जो या तो जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, या कुछ वकीलों ने उठाए हैं, जिनमें आपके विष्णु शंकर जैन जी शामिल हैं। उन्होंने भी कहा है कि हिंदू पक्ष ने अब तक 140 से ज़्यादा पिटीशन दी थी अदालत में कि भाई ये वक्फ बिल के खिलाफ कुछ सुनवाई करो, जो पुराना कानून था उसको लेकर के। तब हमेशा कोर्ट ये कह देती थी कि लोअर कोर्ट में आप जाइए। लेकिन जब अब मुसलमान पक्ष ने आकर के एकदम पिटीशन डाली तो कोर्ट तैयार हो गई और कोर्ट ने सुन भी लिया और जल्दबाजी में अपनी चीज़ें करना भी स्टार्ट कर दिया, ऐसा विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। तो साहब ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पर कोई क्या ही बोल सकता है, आप खुद निर्णय ले सकते हैं। मोदी सरकार चाहे तो अध्यादेश ला करके कई चीज़ों में बदलाव कर सकती है, जुडिशल ओवररीच जो हो रहा है उसको भी कम कर सकती है। लेकिन फिर ये हो जाएगा कि साहब देखो डिक्टेटर है, डिक्टेटर है। कहते हैं ना कि भाई सरकार आपकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो उन्हीं का है। ट्रंप भी इसी सिस्टम से परेशान है, मोदी भी इस सिस्टम से परेशान है। मोदी जी का कहना है कि मैं सिस्टम को बहुत जल्द बदल दूंगा, बदल भी रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन हम लोगों को जो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जल्दी काम होने चाहिए, अभी उस रफ्तार से नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, आप फैसला लीजिए, आप सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।